Hello students, welcome to our YouTube channel, the NAP Physics YouTube चैनल। आप सभी का हमारे इस नए क्लास में स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 को, जो नई शिक्षा नीति के आधार पे NEP 220 के आधार पे डिफाइंड है, और हम अपने लास्ट यूनिट को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग अपने 3 कंप्लीट यूनिट इस सिलेबस के कंप्लीट कर चुके हैं, और 4th यूनिट का भी बेसिक लेक्चर आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। आई होप आपको वीडियोस से और नोट्स से हेल्प मिल रहा होगा अपने प्रिपरेशन पे। मैं फिर से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां पे जाके हर यूनिट के यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसे हम आप और हम साझा डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ये आपको पीडीएफ के तौर पे कंप्लीट यूनिट वाइज वहां पे मिल जाता है। तो आपको अलग से इसे वीडियो देख देख के नोट करने की जरूरत इस तरह से नहीं है। आप आसानी से, आपका काम बहुत 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 कम रहेगा, और मैं चाहता हूं कि आपका कंप्लीट ध्यान अंडरस्टैंड करने में, कंसेप्ट्स को डीप अपने माइंड में एस्टेब्लिश करने में लगा रहे। तो आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। और आज अब हम अपने इस यूनिट नंबर 4 को, जिसका टाइटल है रेडिएशन, उसको लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था, और वो मैथमेटिकली अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है कि मैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को एस्टेब्लिश करिए, स्थापित करिए, तो कितना लिखना है और किस तरह से मैक्सवेल के इक्वेशंस को यूज करके उसको हमने स्थापित किया है, वो सारी चीजें देखी हैं। अब हम इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, जो मेन कोर हमारा इस यूनिट का सार रहेगा, जिसमें सबसे पहला रेले का नियम है और वीन का विस्थापन नियम, जिसको रेले जीन्स लॉ और वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन या सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, प्लांक का रेडिएशन लॉ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर से इस लेक्चर को चालू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप अपना विजुअलाइजेशन, अपने माइंड को ओपन जरूर रखें, क्योंकि थ्योरी पढ़ना, मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ना अपनी जगह है, बट अगर मैं कुछ चीजें आपसे कह रहा हूँ फिजिक्स की, और उसे आप अपने माइंड में विजुअलाइज करके फील कर पा रहे हैं, तो आपका मेहनत 50% तक कम हो सकता है। आपका जो माइंड पे जो स्ट्रेस आप अंडरस्टैंड करते समय देते होंगे, वो बहुत बहुत हद तक हल्का हो जाएगा। आपको टॉपिक किसी भी प्रकार से बर्डनफुल नहीं लगेगा। तो विजुअलाइजेशन अपना ओपन रखें। अगर आप इंटरेस्ट अभी पढ़ने का नहीं है, किसी प्रकार से आप बिजी हैं, तो वीडियो ना देखें। आप जरूर एक समय निकाल के इसको ठंडे माइंड से देखें, तो आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। ये आपकी मेहनत को कम करता है। आप हमें स्मार्टली अपने नोट्स वगैरह बनाने में, अंडरस्टैंड करने में चीजों को हेल्प करता है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे रेले के नियम और वीन के विस्थापन नियम का तात्पर्य क्या है, और क्या कहना है हमारे इस कंसेप्ट में, उसको समझते हैं। तो हम जो रेडिएशन का लॉ पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो आधारित है कृष्ण पिंड पे। ठीक, कृष्ण पिंड को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का बेसिक डेफिनेशन हम पहले भी क्लासेस में उबर जानते हैं कि ब्लैक बॉडी एक ऐसा पिंड होता है फिजिकल वर्ल्ड में, जो किसी भी प्रकार के उसके ऊपर आपतित होने वाले तरंग दैर्ध्य को, प्रकाश को कहिए, तरंगों को अवशोषित कर लेता है, ट्रैप कर लेता है अपने अंदर में। किसी भी प्रकार के चीज को वापस नहीं जाने देता, पूरी पूरी तरीके से अवशोषित कर लेता है। तो किरचॉफ ने यह बताया, या स्टीफेंस ने यह बताया, कि जो चीज जितना ज्यादा या जितना अच्छा अवशोषित करता है, उतना ही अच्छा या उतने ही बेहतर तरीके से वो उत्सर्जन भी करता है, या एमिटर होता है। मतलब अच्छे अवशोषक अच्छे एमिटर भी होते हैं। तो हमें एमिशन के बारे में समझना है, और फिजिक्स के इस क्षेत्र में आपके गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स में स्थापित विभिन्न ग्रहों, प्लैनेट्स, तारों, इन सब को एक ब्लैक बॉडी के सरीके तुलना करके उनके बहुत सारे बिहेवियर्स के बारे में रेडिएशन के क्षेत्र में अंडरस्टैंड किया जाता है। चाहे सबसे अच्छा उदाहरण हमारा सन है, सूर्य है, वो ब्लैक दिखता नहीं है, लेकिन उसको ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करके उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो ब्लैक बॉडी कहने का मतलब आइडियली नेचर में कोई भी ब्लैक बॉडी स्थापित नहीं है, अवेलेबल नहीं है। केवल उसका एक आधार कंसेप्ट लेके हमें बहुत सारी अपनी
फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, या फिजिक्स हमें सिखाता है कि किस तरह से रेडिएशन जो वेव हीट के फॉर्म में एक हीटेड बॉडी से आपके सराउंडिंग में ट्रांसफर होता है, जैसे सन हो गया, उसके चीज़ों के बारे में, टेम्परेचर्स अंडरस्टैंड करने के बारे में, वेवलेंथ्स की डीप स्टडी करने के बारे में हम इस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। तो फिर कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्ध्य की पूरी श्रृंखला में समान रूप से वितरित नहीं होता, ये कहना है। तरंगदैर्ध्य की पूरी श्रृंखला का तात्पर्य ये है कि आप विजिबल लाइट से लेते हुए इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, इसका एक डायग्राम होता है। आपने कभी ना कभी छोटे क्लासेस में पढ़ा जरूर होगा, और अपकमिंग क्लास में मैं इसके एक जो चार्ट होता है या इसका एक जो विस्तार होता है वेव्स का, वो वाला डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। अभी आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस चीज को ध्यान रखें कि भाई वर्ण क्रम का या तरंग दैर्ध्यों का ना पूरा एक सीरीज होता है, और कृष्ण पिंड का जो उत्सर्जन होता है उसके थ्रू जो विकिरण का एमिशन होता है, वो पूरी श्रृंखला में एक समान रूप से नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता। पूरी श्रृंखला में कुछ बड़े तरंग दैर्ध्य के रंग हैं। जैसे सिंपल से उदाहरण अगर मैं विबग्योर आप कलर की बात करें, तो विबग्योर में रेड कलर का वेवलेंथ बड़ा होता है, और वैसे ही वॉयलेट कलर का वेवलेंथ छोटा होता है। तो जितना छोटा वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना बड़ा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आवृत्ति तरंगदैर्ध्य की जस्ट अपोजिट होती है। तो ये कहना चाहता है कि कृष्ण पिंड से जो विकिरण विकिरण उत्सर्जित होता है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक समान नहीं होती। अब प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे जाना गया, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको ये वाला डायग्राम जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्लेटिनम तार को कलई की हुई, मतलब पूरी तरीके से ब्लैक पोता गया है, एक ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की गई है। एक कलई की हुई प्लेटिनम के तार को जब इलेक्ट्रॉनिक रूप से गर्म किया जाता है, तो क्या पाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, उसको समझेंगे। तो 500 डिग्री तक जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो हल्का लाल दिखाई देता है। तो ये वाला कर्व उसके लिए है, सबसे नीचे वाला कर्व ये हल्का लाल दिखाई देता है। एक एक्सिस में हम लोगों ने वेवलेंथ को लिया है माइक्रोन के यूनिट में, और एक में हमने उसकी एमिसिविटी को लिया है ई लैम्डा, कितना वो विकिरण एमिट करता है। सॉरी, ठीक है। उसके आगे 900 डिग्री पर वो एकदम लाल दिखाई देता है, सुर्ख लाल होने लगता है। ठीक, तो 900 डिग्री पे वो लाल दिखाई देता है। 1100 डिग्री पे वो नारंगी, या जिसको आप ऑरेंज कलर बोलते हैं, वो दिखाई देता है। 1250 डिग्री पर पीले रंग का दिखाई देता है जो वस्तु है वो। ये कलर नहीं है, ये उसके ग्राफ का है। मैंने केवल ग्राफ को ही कलरफुल कर दिया है, इससे आप कंपेयर करेंगे करके। अतः 1600 डिग्री पर वो अंततः क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है कोई वस्तु। जैसे सिंपल उदाहरण, सूर्य जब सुबह उदय होता है तो सबसे पहले वो गहरे नारंगी रंग का होता है। फिर जब आसमान में चढ़ते जाता है तो फिर पीले रंग का होता है, और एकदम दोपहर के समय वो सफेद रंग का हो जाता है। ठीक, तो अगर आप इस विकिरण के उत्सर्जन की तुलना करें, और यहाँ पर आइडियली आप सन को माने, केवल अंडरस्टैंड करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए ना, भाई सूर्य उदय जब हो रहा है तो उसका जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग में वो हल्के लाल, फिर सुर्ख लाल होगा, फिर नारंगी होगा, लाल रंग हल्का होगा, फिर पीले रंग का दिखाई देगा, और दोपहर के समय सफेद रंग का हो जाएगा। और ठीक वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। दोपहर के बाद जब वो ढलेगा, तो फिर वो वापस से एक दोपहर के ढलते में पीले, फिर से नारंगी और लाल होते होते अस्त होगा। तो ये ग्राफ उसके एनर्जी के एमिशन को दिखाता है, और कलर उसके उस अलग-अलग टेम्परेचर के बिहेवियर को दिखाता है। ठीक? केवल तुलना कर रहा हूँ मैं। आइडियली यहाँ और प्लेटिनम और सूर्य में फ़र्क है ना? तो ये ग्राफ का ये जो कर्व जो है, ऐसे बढ़ते हुए एक पॉइंट को पाके फिर ढला, वो ये बता रहा है कि एमिशन कैसा है। एमिशन एक टाइम तक बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। अल्टीमम प्राप्त करने के बाद फिर घटने लगता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, और फिर लैम्ब्डा की वैल्यू जो मीन वेवलेंथ है, बड़े तरंगदैर्ध्यों से छोटे तरंगदैर्ध्यों तक जो उसका विस्तार है, जो चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन होता है। हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड। और तो क्या रिजल्ट निकला यहाँ पर ऐसे अंडरस्टैंड करने से, कि इस प्रकार जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ते चले जाता है, उत्सर्जन की अधिकतम तीव्रता शॉर्ट वेवलेंथ की ओर स्थानांतरित होती चली जाती है। मतलब जैसे-जैसे चीजें हीट होती हैं, गर्म होती हैं, तो उत्सर्जित होने वाली जो वेवलेंथ है विकिरण की, वो छोटे तरंगदैर्ध्य की ओर, मतलब अधिक आवृत्ति वाले क्षेत्र की ओर शिफ्ट होते चले जाती है। ठीक? तो ल्यूमर और प्रिंगहाइज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। किताबों में ये मिलेगा, इसलिए नाम देखिए, हमने ये प्लेटिनम का उदाहरण दिया है।
ल्यूमर और प्रिंघाइज ने भी इस चीज को एक्सपेरिमेंटली डन किया है। तो उन्होंने क्या पाया कि उनके निष्कर्ष, उसके एक्सपेरिमेंट के निष्कर्ष, आपको ये सब चीज बहुत डीप याद नहीं रखना है। अगर आप ये ग्राफ माइंड में इमेजिन कर लेते हैं तो आपको ये सारा पॉइंट ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो प्रत्येक ताप पर वक्रों की आवृत्ति नहीं है, ये आकृति एक समान होती है। देखिए, हर कर्व एक ही जैसा है रफली, आकृति उनकी वैसे ही है। चढ़ रहा है, एक अल्टीमम पाके फिर उतर रहा है। सबसे मैक्सिमम मान जो प्राप्त करता है उसको लैम्डा एम कहा जाता है, मैक्सिमम वेवलेंथ। इसके आगे तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान लैम्डा एम से अधिक बढ़ाने पर ई लैम्डा का मान घटने लगता है। मतलब एक मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य, ये जो डॉट लाइन गई है, प्रत्येक सिचुएशन में तरंगदैर्घ्य की वो अधिकतम वैल्यू है जो ये उत्सर्जित विकिरण का सिचुएशन प्राप्त कर रहा है। अब इसके आगे अगर हम तरंगदैर्घ्य को और बढ़ाएं तो उत्सर्जन हमारा कम हो रहा है, डाउनफॉल आ जा रहा है, अब उत्सर्जन कम होने लग रहा है। ठीक। और वेवलेंथ जो है और छोटे दिशा में बढ़ाओगे तो फिर ये विकिरण कम होने लगेगा, ये कहना है। तो अधिकतम विकिरण जो है छोटे वेवलेंथ की ओर शिफ्ट आउट होता है। और देखते हैं आगे का निष्कर्ष क्या कहता है। ताप बढ़ाने पर सभी तरंगदैर्ध्यों के लिए ई लैम्डा का मान तेजी से बढ़ता है। देखिए, इस ग्राफ के डॉट लाइन के पहले पोर्शन को देखिए, ये डॉट लाइन के पहले पोर्शन में सभी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज है, ये इंक्रीज ही हो रहा है। तो ताप बढ़ाने पर सभी प्रकार के वेवलेंथ के लिए, चाहे कोई भी आप रेंज ले लीजिए, आपका एमिशन बढ़ता है। फिर प्रत्येक ताप पर प्रत्येक वक्र का लैम्डा अक्ष से घिरा क्षेत्रफल उस ताप पर कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित संपूर्ण ऊर्जा के मान को प्रदर्शित करता है। मतलब अगर ये वाले एक्स एक्सिस और ये वाले कर्व, इनको ऐसे अगर आप मिला दें इस तरह से, ऐसे, और ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालें तो वो क्षेत्रफल टोटल विकिरित ऊर्जा के बराबर होता है। इंटीग्रेशन के थ्रू हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 12th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के हेल्प से हम इस तरह के डिफरेंट बिगड़े तिगड़े कर्वों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना? तो वो चीज यहाँ पर जो एरिया आप निकाल के लेके आओगे वो संपूर्ण ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। आप किसी भी कर्व को ऐसे मिला लीजिए इस एक्सिस से, इस तरह से, और उसका एरिया निकाल लीजिए। तो जो एरिया आप निकालेंगे इस कर्व से रिलेटेड हो चाहे इस कर्व से रिलेटेड हो, वो पर्टिकुलर कर्व के या सिचुएशन के थ्रू कितने एनर्जी का एमिशन हुआ है उस चीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। थ्योरेटिकली है, ठीक है। आगे और जस्टिफिकेशन देखेंगे इस सब चीज के लिए। अभी आप की पॉइंट्स को रिमाइंड करते चले जाएंगे। फिर और क्या रिजल्ट था जी? जैसे जैसे पिंड के ताप को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अधिकतम उत्सर्जन ऊर्जा ई लैम्डा के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान क्या होता है जी? घटने लगता है। यहाँ पर देखिए, लैम्डा एम आपने एक अल्टीमम प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो फिर लैम्डा एम के बढ़ने, इधर आगे बढ़ने के तुलना में इधर अगर आगे बढ़ रहे हो, मतलब तरंगदैर्घ्य को बढ़ा रहे हो, तो उसके कंडीशन में जो ई लैम्डा है, एमिसिविटी, वो डाउनफॉल में चली जाएगी। धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम होने लगती है। तो ये एक ग्राफ पे ही लिखा है, सारा पॉइंट इस ग्राफ पे ही है। कोरिलेट करके अंडरस्टैंड करेंगे तो अपने शब्दों में आप इन रिजल्ट्स को लिख सकते हैं। तो ये कहाँ पे होगा? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एमिसिविटी की। और अगर ल्यूमर और प्रिंघाइज ने क्या रिजल्ट प्राप्त किए ऐसा कहा जाए तो आप इन पॉइंट्स को जरूर लिखेंगे विथ दिस डायग्राम। ठीक है, ओके। अब ये रिलेशन जो निकल के आता है कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा एम का मान कम होगा। तो इसको अगर इस तरह से लिखें तो एक कांस्टेंट के बराबर होता है कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। वीन का विस्थापन नियम क्या बताता है कि तापमान बढ़ने पर ब्लैक बॉडी किस तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा विकिरित करेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वो कौन सा छोटा वेवलेंथ होगा जिस पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ये डेफिनेशन पॉइंट है। डीप में वीन के विस्थापन नियम को और भी आपको जानना है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, आपके सिलेबस में लिखा है रेले का नियम और वीन के नियम का क्वालिटेटिव स्टडी, डीप स्टडी नहीं, बहुत डीप नहीं जाना है, क्वालिटेटिव ओवरव्यू। मेन हमको डीप पढ़ना है प्लांक के रेडिएशन लॉ को, जो कि मैक्सिमम टफ एरिया का टॉपिक कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज जो रिलेशन आया, जो ग्राफ के थ्रू हमने पाया, वो विन का विस्थापन नियम कहलाता है कि जैसे जैसे ऊर्जा का उत्सर्जन होते चले जाता है
तो वेवलेंथ जो है छोटे वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता है, विस्थापित होते चले जाता है। ये जो स्टेटमेंट था, वही वीन का नियम है और आगे अभी आएगा ये प्लांक का नियम जब आप डीप जानेंगे आगे आने वाली क्लास में तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल तो ये है कि ये नियम ये बताता है कि ब्लैक बॉडी किस तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम ऊर्जा विकिरित करेगी। कहाँ यूज़ है जी इन सब का? ये एक और ग्राफ है, स्पेक्ट्रल रेडिएशन के तौर पे और ये तरंगदैर्ध्य माइक्रोमीटर के तौर पे। तो ये एक अल्टीमम प्राप्त करेगा और प्राप्त करने के बाद फिर से डाउन होने लगेगा। ये आइडियल रिजल्ट है, ठीक है? अब यूज़ कहाँ है? तारों के तापमान को कैसे मापा जाता है? उससे आने वाली तरंगदैर्ध्य को मेज़र किया जाता है दूरबीन के थ्रू या टेलीस्कोप के थ्रू या फिर उपग्रहों में जो कैमरेज़ लगे हैं उसके थ्रू कितने वेवलेंथ की प्रकाश या वेव आ रही है उसको मेज़र करके हम इस रिलेशन से टेम्परेचर उस तारे का कितना होगा ये डिफाइन कर सकते हैं। थर्मल कैमरे और इंफ्रारेड सेंसर, रात के जो इंफ्रारेड कैमरे होते हैं, जो नाइट विज़न कैमरे हम लोग बोलते हैं, वो किसी भी वस्तुओं के तापमान को डिटेक्ट करके उसकी दूरी या उसके सिचुएशन वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, बताते हैं, वो भी इस कांसेप्ट का यूज़ करते हैं। ब्लैक बॉडी विकिरण के अध्ययन में, तो इसका जो ब्लैक बॉडी वही जो तारे हैं या और कोई वस्तु है, उसके अध्ययन में इसका काम आता है। तो छोटे उदाहरण हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक उत्सर्जन का आइडिया है, ये ग्राफ महत्वपूर्ण है, ये आपके माइंड में ठीक से क्लिक कर रहा है मतलब आप आगे की चीज़ें आपके लिए सरल होने वाली हैं, ठीक है? अब हम आते हैं हमारे रेले के नियम के बारे में कि रेले के नियम ने क्या कहता है और वो किस तरह से चीज़ों को प्रदर्शित करता है। तो रेले का नियम ब्लैक बॉडी या कृष्ण पिंड से जुड़ा एक क्लासिकल सिद्धांत है, मतलब पुरातन भौतिकी का सिद्धांत है। मूल रूप से जो एक रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं या फिजिक्स का ओल्ड कॉन्सेप्ट हम लोग कह सकते हैं, है ना? जो कि यह बताता है कि किसी तापमान T पर एक ब्लैक बॉडी अलग-अलग तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा पर कितनी ऊर्जा विकिरित करेगा, ठीक है? मतलब हरे रंग का कितना प्रकाश आएगा, लाल रंग का कितना प्रकाश आएगा, छोटा होते-होते वॉयलेट के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद और छोटा होते-होते ठीक, ठीक उसी प्रकार से इंफ्रारेड सेक्शन में कितना वो प्रकाश उत्पन्न करेगा और छोटे होते-होते। तो रेले का नियम क्लासिकली कांसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बताता है कि कोई भी अगर आपके पास ब्लैक बॉडी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो किस-किस वेवलेंथ के विकिरण को उत्सर्जित करेगा। ये रेले का नियम बताता है। अलग-अलग कितनी ऊर्जा विकिरित करेगा। अर्थात विकिरण का जो स्पेक्ट्रम हो गया, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कहने का मतलब होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ्स। तापमान और तरंगदैर्ध्य पर कैसे निर्भर करता है, ये रेले का नियम बताता है। तो ये स्टेटमेंट है, जब भी रेले का नियम क्वालिटेटिव आपसे पूछा जाए, ये परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक? तो रेले के नियम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास 2 ठो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक? कैसे उसने इस चीज़ को जाना। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लैक बॉडी कहने का मतलब है कोई ऐसा पिंड जो इस तरह से ऐसे डार्क हो, ठीक? इतना डार्क है, ब्रह्मांड में इस तरह से उसकी इमेजिन की जाती है कि उससे कुछ भी चीज़ जो भी चीज़ उसमें अवशोषित होती है, वो वापस नहीं आती। वो मतलब ब्लैक बॉडी एक ऐसा पिंड है जो सभी प्रकार के किरणों को, तरंगदैर्ध्यों को, प्रकाश को संपूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, ये डेफिनेशन है। ठीक? तो मान लीजिए एक काला-सा पिंड है कोई-सा और इस पे आने वाले किसी भी रे को सब प्रकार के रे को ये अवशोषित कर लेता है। ठीक? बट आइडियली ब्लैक बॉडी नेचर में अस्तित्व में नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह काम करे। तो उस अंडरस्टैंड को करने के लिए कि एक कांसेप्ट लिया जाता है कि एक गुहा का कांसेप्ट लिया जाता है। गुहा का कांसेप्ट मतलब हमारा एक ट्रैप होने वाला जगह। उदाहरण इस तरह से है कि जो भी रेडिएशन इस पे आ रहा है, वो इससे बाहर ना जा सके। तो अगर सतह है किसी प्रकार का, तो फिजिकल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन ये सब तो होगा ही होगा। इधर-उधर ट्रांसफर होगा ही। तो अगर इस तरह से आप इमेजिन करें कि एक कैविटी है मतलब एक इस तरह का स्थिति है जो अंदर से काला पुता हुआ है पूरा या चमकदार सतह है और इसमें अगर एक रे इस तरह से इन करती है इस कैविटी में, तो वो यहाँ से जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे करके और यहाँ के बाद भी, इस पॉइंट के बाद भी वो इसके अंदर ही बार-बार रिफ्लेक्ट होते रहेगी और वो ट्रैप हो गया। वो ट्रैप हो गया मतलब वो रे यहाँ से निकल नहीं रहा है, किसी प्रकार से वो बाहर नहीं जा पा रहा है। तो प्रैक्टिकली हम ऐसा एक सिचुएशन बनाते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए।
अगर आप सोचेंगे कि बॉल जैसा कोई पिंड ले लें, अरे भाई उसको आप कितना भी ब्लैक कर दीजिए, कितना भी ब्लैक कर दीजिए, वो कुछ न कुछ मात्रा में परावर्तित कर देगा, चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये इस चीज़ को कॉन्सेप्ट में लिया गया है। तो इसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए कि रेले के नियम के अकॉर्डिंग कैसे चीज़ें काम करती हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इमेजिन किया जाता है, उसको बोलते हैं कैविटी रेडिएशन कॉन्सेप्ट। आपको एक गुहा, एक गुफ़ा या एक छोटा-सा एक कैविटी, इसको कैविटी इमेजिन करना पड़ेगा, जिसके अंदर वेवलेंथ्स आती हैं, वो ट्रैप हो जाती हैं। और ठीक उसी प्रकार इससे जो एमिशन भी हो रहा है, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ का जो एमिशन हो रहा है, उसको भी वो ठीक इसके रिवर्स रे डायग्राम से आप दिखा सकते हैं। तो फिर कृष्ण पिंड को एक बंद गुहा आप इमेजिन कर सकते हैं माइंड में, इस तरह के सिचुएशन को कहा जाता है। माना गया है जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें परिवर्तित होती रहती हैं। परिवर्तित होती रहती हैं मतलब यहाँ ऐसे आई, फिर इधर गई, इससे टकरा के इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई और इसी के अंदर कई तरीके से ट्रैप आउट होके वो अपना इसके अंदर ही रहती हैं, फिर बाहर नहीं जाती। तो बाहर नहीं जाना ही, सब चीज़ को अपने अंदर अवशोषित कर लेना ही कृष्ण पिंड का गुण है। अब आप थोड़ा-सा अपने मेन माइंड को ओपन आउट करिए, ये देखिए कि ये वेवलेंथ अगर इस तरह से आ रहा है और इस पॉइंट से टकराया, फिर इस पॉइंट से टकराया और फिर इस पॉइंट से टकरा के ऐसे जो हुआ तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से जाने के बाद फिर ये फिर इधर रिटर्न होगा कहीं, फिर एक ऑसिलेशन होगा। तो इस कैविटी के अंदर में हम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का इमेजिन करेंगे, वेव्स के फॉर्म में। जो आप लोगों ने अपने 11th क्लास में सन्नादी वगैरह पढ़ा होगा कि एक सरल आवर्त दोलित्र कैसे काम करता है, एक ऑसिलेटर कैसे काम करता है, उसके आयाम होते हैं। एक मैक्सिमम एंटिटी प्राप्त करता है, फिर डाउनफॉल पे आता है, लोअर स्थिति पे जाता है, फिर मैक्सिमम प्राप्त करता है और बार-बार रेजोनेंस की स्थिति आती है। अनुनाद आपने पढ़ा है, तो ऑसिलेट हो रहा है। ये रे इसके अंदर जाके देखिए ऐसे, 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 ऐसे जाके भले ट्रैप्ड है, लेकिन अनगिनत रूप से वो यहाँ पर ऑसिलेट हो रहा है। ऑसिलेट हो रहा है मतलब अब वेव्स बन रहे हैं, देखिए ऐसे, 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 ऐसे। वो जो टकराए हुए वेव्स हैं, वही बन रहे हैं, अलग-अलग सतहों से। तो ऑसिलेटर का कांसेप्ट है। और एक क्लासिकल तरीके से जो ऑसिलेटर होता है, एक ऑसिलेशन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? केटी। और एक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है केटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर। ये एक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है। तो भाई हमारा कांसेप्ट ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि इस कैविटी से कितना उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का कितना उत्सर्जन होगा। तो कितना उत्सर्जन होगा स्टूडेंट? जितना ऊर्जा इसके अंदर ट्रैप्ड है, जितना एनर्जी इसके अंदर भरा हुआ है, वही ना अगर उत्सर्जन करना पड़ा तो होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस कैविटी के अंदर आखिर कितनी ऊर्जा संचित है। आखिर ये कितना एनर्जी अपने आप में रखा हुआ है, तभी तो एमिशन करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइंड ओपन रखिए, इमेजिनेशन का काम है यहाँ पर। हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो रे आ रहा है, ये कितने मोड बना रहा है? कितने, एक ऑसिलेशन को एक मोड कहा जाता है। वन ऑसिलेशन मतलब मैक्सिमम पे गया, डाउनवर्ड गया, फिर कंप्लीट। तो एक एक आवर्तकाल हुआ। फिर वैसे ही अनगिनत बार कितने बार यहाँ पे हो रहा है, तो जितने बार ऑसिलेट करेगा, एनर्जी जनरेट होगी। और पर ऑसिलेशन एनर्जी कितनी होती है? केटी होती है क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि कैविटी के अंदर में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोड कितने हैं, ऑसिलेट करने की संख्या कितनी है, उसको यदि मैं प्रति ऑसिलेशन एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे उस गुफा के अंदर, उस कैविटी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी बन रही है वो मुझे मिल जाएगी। और भाई जितनी एनर्जी रहती है वही वो एमिट करेगा। तो एमिसिविटी फिर हम डिफाइन कर लेंगे। तो हमारा मेन काम है इस कैविटी के अंदर ऑसिलेशंस को काउंट करना, ऑसिलेशंस को गिनना और उसको मल्टीप्लाई करना एवरेज ऑसिलेटर एनर्जी के थ्रू। ठीक? तो चलिए अभी आप यहाँ तक इस चीज को इमेजिन कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो और दूसरा पोर्शन क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कितने मोड्स हैं उसको जानना, कैविटी के कॉन्सेप्ट से। और दूसरा मोड है कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक समान वितरण, तापीय संतुलन में हर स्वतंत्र दोलना के, जिसको ऑसिलेटर बोलोगे, एक ऑसिलेशन की एवरेज एनर्जी केटी होती है। ये क्लासिकल फिजिक्स इस चीज को कहता है। आप ऑसिलेटर वगैरह पढ़े होंगे,
अनुनाद, सन्नादी, बांसुरी में कैसे धुन बजती है, तो वेव का जो ऑसिलेशन होता है, हार्मोनिक्स चीज क्या होता है, वो उसी तरीके से है। तो उतना डीप ना जाइए, आप बस याद रखिए एक ऑसिलेशन में केटी एनर्जी लगती है। अब हमें एक छोटे से आवृत्ति रेंज याद रखिएगा ना, जिसको वी को थोड़ा सा बेंड करके बनाते हैं तो न्यू पढ़ते हैं, और न्यू को ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी के एक रेंज पे हमें गुहा में उपस्थित संभवित तरंगों की संख्या फाइंड करनी है। तो याद रखेंगे रेले का नियम क्वालिटेटिव आपको जानना है, क्वालिटेटिव मतलब इंट्रोडक्टरी फॉर्म में। तो ये याद रख के चलिएगा कि नंबर ऑफ मोड, ये जो डायग्राम के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, ये जब हम काउंट करते हैं तो हमें इतना मिलता है, एन वी डी वी 8 पाई न्यू न्यू क्यू अपॉन सी क्यू इंटू डीवी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं प्लांक के रेडिएशन लॉ में आपको दूंगा, ये कैसे निकल के आता है, कैसे इसको प्राप्त किया जाता है 8 पाई न्यू क्यू अपॉन सी क्यू डीवी को। रेले के नियम में आपको ये चीज अभी ध्यान रखिए, ये याद हो जाएगा आपको, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। आप प्लांक का नियम जैसे ही आप पढ़ेंगे आने वाले हमारे क्लास में, ये आपको इसका एक एक मूल समझ में आ जाएगा कि ये आता कहाँ से। यहाँ लेकिन रेले के नियम को विस्तार से नहीं बताना है, सिलेबस में नहीं है भाई, है ना। तो हमें जो 2 पॉइंट हमने डिफाइन किया है कि ये एक तो कि नंबर ऑफ मोड, कितने तरंगे हैं परिवर्तित होती हैं, तो उसकी काउंटिंग कितनी है हमारे पास, इतनी है कि एनवीडीवी सॉरी एन न्यू डी न्यू, फ्रीक्वेंसी के एक रेंज में, न्यू से न्यू प्लस डीवी के रेंज में 8 पाई न्यू क्यू अपॉन सी क्यू डी न्यू। और दूसरा, यह समीकरण बताता है कि कितने मोड्स हैं, कितने ऑसिलेशंस हैं उस कैविटी के अंदर एक डिफाइंड फ्रीक्वेंसी रेंज में। ओके, अब यदि प्रत्येक मोड की औसत ऊर्जा यदि केटी है, तो टोटल ऊर्जा घनत्व उस कैविटी के अंदर कितना एनर्जी है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो यू न्यू। अब याद रखेंगे ये सब सिंबल्स मैंने आपके इस यूनिट के पहले क्लासेस में बता दिया है ना, कि ऊर्जा घनत्व को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, एमिसिविटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यू न्यू, स्मॉल यू न्यू और कैपिटल ई लैम्डा, ये सब जो टर्म आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये पहले क्लास में, इस यूनिट के शुरुआती क्लास में हमने डेफिनेशंस देखे हैं। तो ओके, तो यू न्यू मतलब टोटल कितनी एनर्जी है, वो कितना होगा, कितने नंबर आपने वहां पे ऑसिलेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना एनर्जी है उससे, केटी से। ठीक, तो देखिए दोनों चीजें हमने प्राप्त की है, तो उसे अगले अगले स्लाइड में ये देखिए यू न्यू डी न्यू एन न्यू डी न्यू इंटू एवरेज एनर्जी। तो यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई है स्टूडेंट्स, इसको सुधार लेंगे आप लोग, ये न्यू का स्क्वायर है इस एक्सप्रेशन में, ये वाला ये वाला एक्सप्रेशन, ये लिखने में गलती हुई है, ये वाली, ये एक्सप्रेशन हमारा न्यू स्क्वायर है। ठीक, 8 पाई न्यू का स्क्वायर आएगा आगे, इस चीज पर डीप आप और जानेंगे। तो जब वैल्यू आप पुट करके रख दोगे तो यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू के टी डी न्यू। और हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है, तो आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग बटे तरंग दैर्ध्य, या न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो यदि इस समीकरण को तरंग दैर्ध्य के पदों में अगर मुझे लिखना है, तरंग दैर्ध्य के पदों में अगर मुझे लिखना है, तो कैसे सॉल्व करूंगा, किस तरह से चीजों को करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तो देखिए 8 पाई न्यू अपॉन सी को 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और इससे इस न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो डी न्यू इज इक्वल टू, ये लैम्डा ऊपर जाएगा माइनस सी बटे लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा, ऐसा रखेंगे। और अगर इस एक्सप्रेशन में आप चीजों को पुट करते हैं कि 8 पाई न्यू स्क्वायर बटे सी स्क्वायर है, तो अगर न्यू बटे सी का स्क्वायर लिख लूं और एक ठो सी मेरे पास बचेगा, और के टी है, और डी न्यू के जगह मैं ये रखूंगा स्टूडेंट, अगर मैं केवल अमाउंट को रखूं, एनर्जी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव चलो माइनस साइन भी रख दिए, लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा। और यहाँ पे आप जानेंगे कि न्यू अपॉन सी को यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा लिखेंगे आप, तो 8 पाई 1 अपॉन लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर था, इंटू 1 अपॉन सी है, इंटू के टी है, इंटू सी बटे लैम्डा स्क्वायर है, और ये डी लैम्डा है, माइनस साइन यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए ये सी कट जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए ये लैम्डा स्क्वायर है और ये भी लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा टू द पावर 4 आ रहा है यहाँ पर,
8 पाई यहाँ पर है, kT ये वाला है, तो kT अपनी जगह पर है और ये d लैम्डा आएगा। ऊर्जा चूँकि पॉजिटिव होती है इसलिए नेगेटिव साइन को हमने नेगलेक्ट आउट किया है। तो भई यहाँ से हम तरंगदैर्ध्य के पदों में रेले के नियम को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऊर्जा घनत्व कैविटी के अंदर में कितना एनर्जी का डेंसिटी रहेगा वो यहाँ पे इतना निकल के आता है कि u लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई kT लैम्डा टू द पावर 4। 8 पाई kT सब कांस्टेंट है, ठीक है। 8 पाई k तो कांस्टेंट है और कैसे संबंधित है आपका एनर्जी का जो डेंसिटी है वो कैसे संबंधित है 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 के अकॉर्डिंग। इस पे क्या रिजल्ट है उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसने बताया कि महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? ये रेले का मैथमेटिकल फॉर्म है ना रेले के नियम का। थ्योरी पढ़ने के बाद जो निकाल के लेके आए हैं इसमें अगर आपको अटपटा सा लग भी रहा होगा कि कहाँ से वो 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब वाला टर्म आया है, तो वो आगे प्लांक के नियम जब पढ़ेंगे हम तो उसमें बहुत डीप एक-एक स्टेप में मैं बताऊँगा कि कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे आपको उसकी डिटेल स्टडी को नहीं डालना है, बार-बार उसी को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में इस नियम के अनुसार जैसे-जैसे वेवलेंथ लैम्डा घटेगा, देखो ये घटेगा अर्थात तरंगदैर्ध्य छोटा होगा मतलब आवृत्ति क्या होगा जी बढ़ेगा। देखो वेवलेंथ ऐसा है और फिर एक समय के बाद जाके ऐसे सघन होते चले जाता है। तो मान लीजिए ये लाल रंग है, ये वॉयलेट रंग है, इसके आगे आपको अल्ट्रा वायलेट रंग मिलेगा, फिर उसके आगे और छोटे वेवलेंथ मिलते हैं, ठीक? तो वही कहने का तात्पर्य है कि जैसे-जैसे तरंगदैर्ध्य लैम्डा घटता है, ये घट रहा है आगे बढ़ते हुए अर्थात तरंगदैर्ध्य का छोटा तरंगदैर्ध्य बोलते कितने हैं जी? 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को लैम्डा बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये पास-पास हो गए तो तरंगदैर्ध्य घटा, तो वाइब्रेट करने की जो क्षमता है या फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ी, अर्थात आवृत्ति का बढ़ना। तब क्या होता है ऊर्जा का घनत्व u लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू पावर 4 मतलब आवृत्ति बढ़ेगी, तो आपका ये जस्ट अनुसार बहुत तेजी से बढ़े। कहने का तात्पर्य है कि फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन में क्या संपर्क है? जस्ट रिवर्स है इसके। तो उच्च आवृत्ति मतलब यदि आप ये कह रहा है कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो आपकी एनर्जी उत्सर्जन करने की क्षमता भी बढ़ रही है। ठीक? ये देखिए क्योंकि सिंपल सा रख लीजिए यू न्यू प्रोपोर्शनल टू न्यू हो जाएगा क्योंकि आवृत्ति तरंगदैर्ध्य के विपरीत होती है, इसे समझ लीजिए। तो जैसे-जैसे आवृत्ति बढ़ रही है, ऊर्जा उत्सर्जन की जो क्षमता है वो भी बढ़ रही है, ये कहना चाहता है। मतलब जैसे-जैसे तरंगदैर्ध्य छोटा हो रहा है, मतलब लैम्ब्डा का मान कम हो रहा है देखिए, तो ये ऊर्जा क्या होगा जी बढ़ेगा। यही है रिलेशन। लैम्ब्डा का मान छोटा होना क्या कहलाता है और आवृत्ति का बढ़ना। तो ये कह रहा है कि जैसे-जैसे आप ऊपर निम्न मतलब आवृत्तियों में जाते जाएँगे, उच्च आवृत्तियों में, तो ऊर्जा का उत्सर्जन बढ़ते चले जाएगा। तो कायदा ये हुआ कि अगर आप इधर छोटे रेंज में चलते जाएँ मतलब यूवी रेंज में चले गए, तो यूवी रेंज में चले गए तो अल्ट्रावायलेट रेंज में आवृत्ति बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो बहुत कम होती है उसका मतलब ऊर्जा बहुत बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली याद करिए शुरू में आपने क्या सीखा है जी? शुरू में हमने ये जाना कि ऊर्जा एक लिमिट तक बढ़ती है और भाई उसके बाद घटने लगती है। चाहे ये डायग्राम देख लीजिए या फिर स्टार्टिंग में हमने जो डायग्राम देखा है, ये वाला देख लिए। एनर्जी एक टाइम तक जाती है और उसके बाद घटने लगती है, ठीक? चाहे एमिसिविटी के लिए हो, चाहे इसके लिए भी, ये वाला डायग्राम भी आपको दूसरे के लिए। एनर्जी एक लेवल तक विकिरण का स्पेक्ट्रल रेडिएशन एक अल्टीमम को प्राप्त करता है और फिर घटने लगता है। लेकिन रेले के नियम के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि जैसे-जैसे आप छोटे वेवलेंथ की ओर या अधिक फ्रीक्वेंसी की ओर जा रहे हैं, ऊर्जा तो बढ़ती ही चली जाएगी और जितना अगर कहते जाएँ कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 या तरंगदैर्ध्य अगर 0 हो गया, लैम्ब्डा अगर एकदम 0 के बराबर हो गया, तुल्य एकदम छोटा वेवलेंथ, तो फिर आपका ऊर्जा तो क्या हो जाएगा जी? इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनंत ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा। तो ये जो ग्राफ बना है देखिए ये वाला, मतलब जैसे-जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, वैसे-वैसे ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, बढ़ते-बढ़ते, बढ़ते-बढ़ते, बढ़ते-बढ़ते कहाँ? अनंत रूप से बढ़ ही रही है ऊर्जा। तो इस परिणाम स्वरूप उच्च आवृत्ति कहाँ पर? अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में या पराबैंगनी क्षेत्र में ऊर्जा का अनंत हो जाना, इस समीकरण के अनुसार
इस चीज को कहा जाता है हो जाना चाहिए, परंतु ये वास्तव में नहीं होता। वास्तव में ग्राफ ऐसे जाता है, एनर्जी बढ़ते जाएगा, एक अल्टीमम को प्राप्त करेगा और फिर डाउनफॉल की ओर आने लगता है। तो ऐसा रेले के इस नियम के अकॉर्डिंग, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जिस जो सिद्धांत उसने दिया, इसके अनंत हो जाने को ही क्या कहा जाता है? पराबैंगनी आपदा या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ कहा जाता है। ये कभी-कभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ या पराबैंगनी आपदा से आप क्या समझते हैं? मतलब रेले ने उच्च आवृत्तियों पर कृष्ण पिंड के ऊर्जा घनत्व को समझाने में वो असफल रहा है कि आखिर उच्च आवृत्तियों पर कृष्णपिंड का ये जो ऊर्जा का बिहेवियर है वो अल्टीमम को प्राप्त करके डाउनफॉल की ओर कैसे चले जाता है। इस चीज को रेले का नियम हमें नहीं बताता, वो केवल ये बता रहा है कि आप भाई आगे बढ़ते चले जाइए, हायर फ्रीक्वेंसी पे आपकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी और इतनी बढ़ती चली जाएगी कि अनंत हो जाएगी। लेकिन वास्तव में तो ऐसा होता नहीं, एनर्जी इन्फिनिटी तो है नहीं किसी ऑब्जेक्ट की या किसी भी ब्लैक बॉडी की। तो इस समस्या को ये जो रेले एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अल्ट्रावायलेट रीजन को, ठीक, कम लैम्ब्डा के कम मान के लिए तो ठीक है, लेकिन लैम्ब्डा के ज्यादा मान के लिए ये रिवर्स मोड में फ्रीक्वेंसी के हाई फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में तरंग दैर्ध्य के छोटे तरंग दैर्ध्यों के लिए, सॉरी, छोटे तरंग दैर्ध्यों के लिए इसने एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझा पाया। और जो नहीं समझा पाया ये वाला ग्राफ, यही अल्ट्रावायलेट रेले जीन्स का क्या कहलाता है जी? यूवी कैटास्ट्रॉफ कहलाता है। और लेकिन एक्सपेरिमेंटल कर्व ऐसा मिलता है। तो ये रहा स्टूडेंट्स रेले का नियम, क्वालिटेटिवली बहुत ये डीप में नहीं है, बट ये फाउंडेशन है आपके प्लैंक के रेडिएशन लॉ के, या अब इंट्रोड्यूस होगा आपके नेक्स्ट क्लास में क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले क्वांटम थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट्स के बाद आई थी। प्लैंक, मैक्स प्लैंक जिसका नाम है, वो क्वांटम फिजिक्स के जनक हैं। उन्होंने ही अपने इस रेडिएशन लॉ को सॉल्व आउट करने के लिए प्लैंक का नियम दिया और उसके बाद क्वांटम फिजिक्स की आधारशिला रखी गई। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए कि रेले जो हायर फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशंस को नहीं समझा पाता, प्लैंक ने उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया, जिसे प्लैंक का रेडिएशन लॉ कहा जाता है, जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण आगे अपने क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक इस क्लास में हमने आज जाना, उसको रफली हम रिवाइज करते हैं। थोड़े हैवी टॉपिक हैं ये, तो थोड़े से बड़े होंगे लेक्चर, बट आगे आने वाले 2 लगभग लेक्चर में हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा। हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, हमारा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, ठीक? तो थोड़े बड़े रेंज के क्लास रहेंगे ताकि वन टाइम आप इसको कवर कर लें। तो आज हमने जाना कि स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये ग्राफ आपने विजुअलाइज किया होगा। उसके बाद हमने जाना कि कैविटी मॉडल क्या कहलाता है। फिजिक्स में एक कैविटी डिफाइन करने का क्या तात्पर्य है, गुहा डिफाइन करने का तात्पर्य क्या है, कोई भी वेवलेंथ उसके अंदर ट्रैप आउट होती है। और फिर हम लोगों ने रेले का नियम, जो कि पुरातन भौतिकी का नियम है, क्लासिकल सिद्धांत है, उसके आधार पर इसके ऊर्जा घनत्व का अंडरस्टैंडिंग किया, जिसका तात्पर्य होता है कि सामान्य भाषा में भाई आप इसके अंदर कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको गिन लीजिए और पर वाइब्रेशन फिजिक्स में कितनी ऊर्जा परिभाषित है उससे उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आप निकाल के लेके आते हैं वो उसकी ऊर्जा घनत्व या एनर्जी के तुल्य होता है। तो भाई ऑसिलेशंस को गिनने का ये तरीका है, ये आता है निकल के, ये आप जानेंगे प्लैंक के नियम में, आगे हम इसको डीप में जानेंगे। और पर ऑसिलेशन एनर्जी केटी होती है। तो जब इन दोनों को हम पुट आउट कर देते हैं और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्रेशन को जब लिखते हैं इस तरह से थोड़ा सा, तो ये मिलता है। फिर इसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं कि कल को अगर पराबैंगनी आपदा का क्वेश्चन आता है तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख के शुरू करें और ग्राफ ये वाला जरूर बनाएं, ये वाला, ठीक, जिसमें आप बताएं कि भाई ये वाला ग्राफ पराबैंगनी आपदा या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ को इस डिफाइन करता है, बट एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिलता है। और इस सूत्र के थ्रू ही आप इतना लिखें कि भाई ऐसा होना चाहिए कि जब तरंगदैर्ध्य छोटा होता है या आवृत्ति बढ़ता है तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ऊर्जा अनंत हो जाती है, लेकिन वास्तव में ऊर्जा अनंत नहीं होती है। इसी समस्या को पराबैंगनी आपदा कहते हैं। अब इसके बारे में आप जितना भी थ्योरी लिखना चाहें, बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहें वो लिखें, आइडिया बस इतना है। ग्राफ, कैविटी मॉडल और रेले के सूत्र से आप पराबैंगनी कैटास्ट्रॉफ को डिफाइन कर सकते हैं। रेले के नियम को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हमने डीप स्टडी नहीं किया है रेले के नियम का, क्योंकि मोड्स की काउंटिंग का पूरा मैथमेटिकल वर्क यहाँ पे काटा गया है। वो सिलेबस में केवल क्वालिटेटिव स्टडी कहा गया है, इसलिए हमने पुट नहीं किया है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम प्लैंक के विकिरण नियम को शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारी किताबों में बहुत टफ तरीके से दिया रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो समझ नहीं आता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप ज़रूर उस क्लासेस को करें, जो कि एग्ज़ाम में 110% आपको मार्क्स देगा और आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं चलिए हम लोग हमारे नए क्लास में, अपकमिंग क्लास में, जिसमें हम लोग अपने प्लैंक के रेडिएशन लॉ को या क्वांटम थ्योरी के इंट्रोडक्शन को, फाउंडेशन को जानेंगे और कैसे मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को आइडियली एक्सपेरिमेंटल से मैच करते हुए स्थापित किया, उसके बारे में जानेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।